आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे मुद्दे में गोता लगाने वाले हैं जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। आपने न्यूज़ में सोमालिया के समुद्री लुटेरों या पायरेट्स की खौफनाक कहानियां तो जरूर सुनी होंगी, लेकिन क्या ये सिर्फ चंद लालची लोगों की कहानी है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा कड़वा सच छिपा है जिसे दुनिया ने बड़ी चालाकी से नजरअंदाज कर दिया। आज हम इसी पूरी तस्वीर को करीब से समझेंगे। तो कहानी शुरू होती है 8 अप्रैल 2009 की उस दिल दहला देने वाली घटना से। समुंदर के बीचों बीच रडार पर अचानक कुछ छोटी स्पीड बोट्स दिखाई देती हैं। वो 25 नॉट की बेहद तेज रफ्तार से आ रही थीं, जबकि भारी भरकम अमेरिकी कार्गो जहाज मर्सक अल्बामा की टॉप स्पीड सिर्फ 18 नॉट्स थी। और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। महज एक सीढ़ी और कुछ AK-47 राइफलों के दम पर एक 18 साल के लड़के और उसकी टीम ने 150 मीटर लंबे इस विशाल जहाज पर कब्जा कर लिया। जहाज के क्रू ने भी गजब की हिम्मत दिखाई और लुटेरों के लीडर को पकड़कर एक सेफ रूम में बंद कर दिया। लेकिन वो लुटेरे भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने जहाज के कैप्टन फिलिप्स को बंधक बनाया और एक छोटी सी लाइफ बोट लेकर समंदर में भाग निकले। अब जाहिर है कि कोई भी साधारण सा मछुआरा रातों रात AK-47 लेकर खूंखार समुद्री लुटेरा नहीं बन जाता, राइट? इसके पीछे एक बहुत बड़ी और दर्दनाक वजह है। असल में इस पूरी क्राइसिस की जड़ें सोमालिया के इतिहास में बहुत गहराई तक धसी हैं। 1960 में इस देश को आज़ादी मिली, लेकिन खुशियां ज़्यादा दिन नहीं टिक पाईं। 1969 आते आते वहां एक क्रूर तानाशाही हावी हो गई। जैसे कुछ जगहों पर धर्म या नस्ल पर झगड़े होते हैं, वैसे ही सोमालिया में अलग अलग कबीलों या क्लैंस के बीच भयंकर बंटवारा कर दिया गया। दशकों तक चले इस कबीलाई तनाव का नतीजा ये हुआ कि 1991 में सोमालिया की सरकार पूरी तरह से ढह गई। देश में खौफनाक गृह युद्ध छिड़ गया। हालात इतने बदतर हो गए कि पूरे देश में भुखमरी फैल गई और सिर्फ एक साल के अंदर, जरा सोचिए, सिर्फ एक साल में 3.5 लाख लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। देश पूरी तरह से अनाथ हो चुका था। और हम सब जानते हैं कि जब किसी घर का दरवाजा टूटा हो और रखवाला कोई न हो तो बाहर वाले सबसे पहले उसका फायदा उठाते हैं। सोमालिया के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सरकार गिरने का सीधा सा मतलब था कि सोमालिया के पास अपने समंदर की रखवाली के लिए कोई कोस्ट गार्ड नहीं बचा था। और सोमालिया का समुद्री तट कोई आम तट नहीं था, वो मछलियों और समुद्री जीवों से खचाखच भरा हुआ था। बस फिर क्या था, दुनिया भर के विदेशी जहाज़ों ने वहां घुसपैठ शुरू कर दी। वो बड़ी बड़ी ड्रैगनेट्स यानी भारी भरकम स्टील की जालियां समंदर में डालते थे, जो समुद्र के तल को पूरी तरह तबाह कर देती थीं। हर साल लगभग $300 मिलियन का समुद्री जीव गैर कानूनी तरीके से सोमालिया से चुरा लिया जाता था। बेचारे स्थानीय मछुआरों की तो जैसे रोजी रोटी ही छिन गई। लेकिन बात सिर्फ मछलियां चुराने तक नहीं रुकी। विदेशी कंपनियों को एक और बहुत ही खौफनाक आर्थिक फायदा नजर आया। दरअसल यूरोप में खतरनाक कचरे को सुरक्षित तरीके से नष्ट करने का खर्च करीब $250 प्रति टन आता था। वहीं बिना किसी सरकार वाले सोमालिया के तट पर इसे चुपचाप डंप करने का खर्च मात्र $2.50 प्रति टन। जी हां, $250 के मुकाबले सिर्फ $2.50। इस भारी मुनाफे के लालच में विदेशी कंपनियों ने यूरेनियम, लेड और मरकरी जैसे जहरीले और परमाणु कचरे को सीधे सोमालिया के साफ पानी में फेंकना शुरू कर दिया। इस अवैध काम ने एक ऐसे खतरनाक सिस्टम को जन्म दिया जिसे गन्स फॉर वेस्ट कहा गया। विदेशी माफियाओं ने क्या किया कि उन्होंने स्थानीय कबीलाई गुंडों से हाथ मिला लिया। मतलब विदेशी कंपनियां वहां आकर अपना जहरीला कचरा फेंकेंगी और बदले में वो इन स्थानीय गुंडों को भारी मात्रा में आधुनिक हथियार सप्लाई करेंगी, ताकि ये गुंडे आंखें मूंदे रहें। एक तरह से उन्होंने एक अस्थिर देश को हथियारों के ढेर पर बिठा दिया। इस पूरे खेल का सबसे भयानक सच तब सामने आया जब दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में वो प्रलयकारी सुनामी आई। समंदर की भयानक लहरों ने उन छिपे हुए जहरीले कंटेनरों को तोड़ दिया और सारा कचरा वापस सोमालिया के तटों और गांव में धकेल दिया। नतीजा, स्थानीय पानी जहरीला हो गया। लोगों में सांस की गंभीर बीमारियां, शरीर के अंदर ब्लीडिंग और अजीबोगरीब स्किन इन्फेक्शंस फैलने लगे। तटीय गांवों में कैंसर के इतने मामले एक साथ सामने आए कि वहां के डॉक्टर भी हैरान रह गए। अब जरा खुद को उनकी जगह रखकर देखिए। समंदर बर्बाद हो चुका है, पानी जहरीला है, खाने को कुछ नहीं है। ऐसे में स्थानीय लोग क्या करते? शुरुआत में अपनी आजीविका खो चुके और जहरीले कचरे की मार झेल रहे इन मछुआरों ने विदेशी जहाज़ों को भगाने के लिए छोटे छोटे हथियारबंद गुट बनाए। उन्होंने खुद को अपनी भाषा में एक नाम दिया, बदामिंता बदाह, जिसका मतलब होता है समुद्र के रक्षक। उस वक्त वो खुद को कोई मुजरिम नहीं बल्कि अपने समुदाय का रॉबिन हुड मानते थे, जो बस अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे।
लेकिन जैसे ही इन समूहों को एहसास हुआ कि बड़े विदेशी कार्गो जहाज़ों को पकड़ने में तो करोड़ों का मुनाफा है, पूरी कहानी ही बदल गई। ये रॉबिनहुड वाला आइडिया जल्द ही एक प्रॉपर कॉर्पोरेट बिजनेस मॉडल बन गया। 2005 से 2012 के बीच इस आपराधिक नेटवर्क ने $400 मिलियन से ज्यादा की छप्पर फाड़ कमाई की। बाकायदा इन्वेस्टर्स इन ऑपरेशंस में पैसा लगाते थे। फिरौती की रकम का बंटवारा भी एकदम तय होता था, 50% लुटेरों को, 33% इन्वेस्टर्स को और बाकी का हिस्सा गार्ड्स, ट्रांसलेटर्स और यहां तक कि उनके गांव में चैरिटी के रूप में बांट दिया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन विशाल जहाज़ों पर चढ़ने की उनकी सक्सेस रेट महज 20 से 30% ही थी। लेकिन अगर वो एक भी जहाज़ पकड़ लेते तो उनकी लॉटरी लग जाती थी। जहाज़ों को हाईजैक करके सोमाली बंदरगाहों पर खड़ा कर दिया जाता था। फिरौती की डील लंदन या दुबई के बड़े बैंकों के जरिए तय होती थी। और मजाक नहीं, कई बार कैश लिटरली पैराशूट के जरिए सीधे जहाज़ के डेक पर गिराया जाता था। और जो लुटेरा सबसे पहले जहाज़ पर चढ़कर अपनी जान जोखिम में डालता था, उसे $10,000 का स्पेशल बोनस मिलता था। पूरा एक फुल प्रूफ सिस्टम बना रखा था इन्होंने। लेकिन ये सब हमेशा तो नहीं चल सकता था ना। दुनिया को कभी तो इस बढ़ते वैश्विक खतरे का जवाब देना ही था। तो आइए वापस चलते हैं उसी मर्सक एल्बामा जहाज की तरफ जहां से हमने शुरुआत की थी। ये घटना असल में एक टर्निंग पॉइंट बन गई। बंधक बनाए गए कैप्टन फिलिप्स को बचाने के लिए अमेरिकी नेवी का जंगी जहाज USS बैनन ब्रिज वहां पहुंच गया। कई दिनों तक समंदर के बीचों बीच एक भयंकर गतिरोध चलता रहा और फिर एक पल ऐसा आया जब समंदर की लहरों के कारण वो छोटी लाइफ बोट नेवी के जहाज के एकदम नजदीक आ गई। उसी पल नेवी सील्स के स्नाइपर्स ने एक साथ अचूक निशाना लगाया और तीनों लुटेरों को एक झटके में ढेर कर दिया। कैप्टन फिलिप्स को बचा लिया गया और पकड़े गए उस युवा लुटेरे लीडर को अमेरिका ले जाकर 33 साल की सजा सुनाई गई। इस हाई प्रोफाइल ड्रामे के बाद पूरी दुनिया की आंखें खुल गईं। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, भारत और चीन जैसे देशों ने तुरंत अपनी नौसेनाओं को इस इलाके में गश्त के लिए भेज दिया। और इसका असर बिल्कुल जबरदस्त। जहां 2011 में लूट की 237 घटनाएं हुई थीं, वहीं 2013 तक ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 15 पर आ गया। नौसेनाओं के साथ साथ इन कमर्शियल जहाज़ों ने भी अपने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर लिए। उन्होंने डेक पर प्राइवेट हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात कर दिए। जहाज़ों की स्पीड बढ़ा दी गई। निचले डेक पर कंटीले तार लगा दिए गए और क्रू के छुपने के लिए बुलेट प्रूफ सेफ रूम्स बना दिए गए। और पता है, ये रणनीतियां इतनी अचूक साबित हुईं कि आज तक किसी भी ऐसे कमर्शियल जहाज को हाईजैक नहीं किया जा सका है जिस पर हथियारबंद गार्ड्स मौजूद हों। 2017 से 2023 तक ये समुद्री लूट की घटनाएं लगभग शून्य हो चुकी थीं। तो क्या हम ये मान लें कि कहानी यहां खत्म हो गई और सब कुछ ठीक हो गया? काश ऐसा होता। असल में हाल ही में जब दुनिया का ध्यान इजराइल हमास युद्ध और लाल सागर में चल रहे तनावों की तरफ गया, तो सोमाली समुद्री लुटेरों ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया है। और इसका कारण बहुत सीधा है। बीमारी के लक्षणों का तो इलाज कर दिया गया, लेकिन असली बीमारी कभी ठीक ही नहीं की गई। आज तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने सोमालिया के तटों से वो जानलेवा जहरीला कचरा साफ नहीं किया है और ना ही वहां के लोगों को चुराए गए संसाधनों का कोई मुआवजा मिला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी एक सर्वे के मुताबिक लगभग 70% सोमाली नागरिक इन समुद्री लुटेरों का खुलकर समर्थन करते हैं। उनके लिए ये कोई अपराध नहीं है, बल्कि सालों से हो रहे विदेशी शोषण के खिलाफ उनकी रक्षा है। एक तरह की जायज टैक्स वसूली है। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और पेचीदा नैतिक धर्म संकट पर लाकर खड़ा कर देता है। जब शोषण के शिकार हुए लोग अन्याय से लड़ने के लिए खुद एक हिंसक और आपराधिक रास्ता चुनते हैं, तो वो क्रांति नहीं रहती, वो बस एक नया अन्याय बन जाती है। तो सवाल ये है कि क्या लूटी हुई मछलियों और जहरीले कचरे का जवाब AK-47 और हाईजैकिंग से दिया जा सकता है, या फिर दुनिया को अब उन असली जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए जिन्होंने इस पूरी तबाही की नींव रखी थी? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?